एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीपो ट्यूटोरियल। हम यहाँ पर क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने ग्राफ पेपर के ऊपर टू वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन को लेकर लाइंस बनाई थी। हम जानते हैं, हमने सीखा था कि एक लीनियर इक्वेशन से हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ पेपर के ऊपर मिलती है, और जब दो लीनियर इक्वेशन हो जाती है, यहाँ पर पेयर है। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लीनियर इक्वेशंस का पेयर पढ़ रहे हैं। तो हम जब दो लीनियर इक्वेशन को लेकर ग्राफ पेपर के ऊपर लाइन्स बनाते हैं तो हमें दो लाइनें मिलती है, और दो स्ट्रेट लाइन मिलती है। तब हमें तीन प्रकार के बिहेवियर वो करती है, और तीन प्रकार से हमें ग्राफ पेपर के ऊपर कंडीशन देखने को मिलती है। एक कंडीशन के अंदर वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, एक कंडीशन में वो दोनों लाइनें कोइंसिडेंट होती है, और एक कंडीशन में दोनों लाइनें पैरेलल होती है। और किस प्रकार से इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो एनी सॉल्यूशन, एक यूनिक सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन बनती है। इस प्रकार से हमने पिछले ग्राफ पेपर में देखा और पिछले लेक्चर्स में सीखा। एक्चुअल में यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंदर तीन प्रकार की मेथड दी गई है। तीन प्रकार की मेथड से संबंध है कि पहली मेथड हमारे ग्राफिकल मेथड है। इस मेथड से हम इन तीनों मेथड्स जो आपको दिया है, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, इन तीनों मेथड से हम एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स और वाई हमारे वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो हमें इस चैप्टर के अंदर मेनली तीन प्रकार की यहाँ पर मेथड पढ़ना है, जिसमें हम ग्राफिकल मेथड पढ़ चुके हैं, पूरी तरह से इसका बेसिक समझ चुके हैं। ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, ग्राफ के बेसिक्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट कैसे देखते हैं, ये सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं। हमें यहाँ पर जो पढ़ना है आज, वह पढ़ना है आपको आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल दी गई है। टेबल है आपके 3.1, टेबल है 3.1। 3.1 एक टेबल दी गई है। उस टेबल को हमें यहाँ पर समझना है कि किस प्रकार से दी गई लीनियर इक्वेशंस को देखकर हम यह पता कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन होगा और कौन सी लाइन है वो ग्राफ पेपर के ऊपर बनाएंगी। हम देख चुके हैं कि हमें तीन प्रकार के सॉल्यूशन ग्राफ के ऊपर मिलते हैं। तीन प्रकार के सॉल्यूशन में हमारा पहला सॉल्यूशन मिलता है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, जिसे हम यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं, जिसके अंदर एक्स और वाई की एक एक वैल्यू हमें मिलती है। ओनली वन सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन का अर्थ है कि आपको एक्स और वाई की सिर्फ एक ही वैल्यू प्राप्त होगी। सेकंड सॉल्यूशन हमारा होता है मेनी सॉल्यूशन वाला। मेनी सॉल्यूशन कब बनता है? मेनी सॉल्यूशन जब बनता है जब दोनों लाइनें कोइंसिडेंट होती है। दो लाइन का अर्थ है कि एक हमारी लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी, दूसरी लीनियर इक्वेशन वहाँ पर दूसरी लाइन बनाएगी, और दोनों लाइनों की जो कंडीशन होगी वह एक दूसरे के कोइंसिडेंट होगी, मतलब कोओवरलैप करेगी। तब उस कंडीशन में हमें मेनी सॉल्यूशन मिलते हैं। और तीसरी कंडीशन होती है पैरेलल लाइन मिलती है ग्राफ पेपर के ऊपर, और जब पैरेलल लाइन मिलती है तब हम कह सकते हैं कि हमें वहाँ पर कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलता है। तो इस प्रकार हम ये ग्राफ पेपर पर पढ़कर आए हैं। अब हमें यह टेबल 3.1 के अंदर यह देखना है कि किस प्रकार हम इक्वेशन को देखकर हर बार हम ग्राफ पेपर नहीं बनाएंगे। हमें यहाँ पर तीन प्रकार की मेथड पढ़ना है। अगले दो मेथड के अंदर आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा कि यदि इसका कोई सॉल्यूशन है इक्वेशन का तो आप इसे सॉल्व कीजिए। तो पहले वहाँ हमें चेक करना होगा कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो उस कंडीशन में आपको यह सब कुछ देखना आना चाहिए। और सारी बातें यहाँ पर ये मान के चलिए कि जो आज का लेक्चर होने वाला है, यह लेक्चर आपका जिस प्रकार से ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्ट होता है, वैसे ही आज का जो लेक्चर है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ अगले 30 मिनट के अंदर, वह मान के चलिए कि मेन चैप्टर की जान है वो हार्ट है इस चैप्टर का। और यहाँ से ही आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, आपको नंबर स्कोर यहीं से मिलेगा, यही लेक्चर आपको नंबर स्कोर करके देगा। तो आप इसको बिना स्किप किए देखते रहिए और फुल बिल्कुल बेसिक के साथ इसे हम समझेंगे। तो हम यहाँ पर आप टेबल 3.1 देख लीजिए। उस टेबल 3.1 के बारे में पूरी बातें यहाँ पर बताने में जा रहा हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पर तीन क्वेश्चन दिए हैं, और एक क्वेश्चन के अंदर दो लीनियर इक्वेशन दी गई है। दो लीनियर इक्वेशन दी है और दोनों लीनियर इक्वेशन हमें टू वेरिएबल्स के अंदर है। हमें इन इक्वेशन को देखकर पता करना है। हमें आप समझना कि
और ऐसी क्या आवश्यकता लग गई कि हमें ये चीज़ें समझाना पड़ रही है, हमें ये बताना पड़ रही है, एनसीईआरटी ने आपको टेबल बना कर दिया, ऐसी क्या आवश्यकता लग गई। आपने ग्राफ पेपर तो पढ़ा, हम ग्राफ पेपर के ऊपर लाइन से ग्राफ बनाकर आए हैं और ग्राफ बनाने के बाद हमें पता चला कि ये लाइनें तो इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइनें तो पैरेलल है, ये लाइन तो हमारी कोइंसिडेंट लाइन है। लेकिन बिना ग्राफ पेपर पे जाए आप कैसे पता करेंगे? बिना ग्राफ पेपर पर जाए आपको पता करना है कि ये लाइनें कैसा बिहेवियर करेगी, ये लाइनें कैसी होगी ग्राफ के ऊपर, ये आपको इक्वेशन देखकर ही पता होना चाहिए, पता करना आना चाहिए, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो हमें दी गई जो लीनियर इक्वेशन है उसका सबसे पहले कंपैरिजन करना होगा। कंपैरिजन हम करेंगे हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन की। हम जानते हैं लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये होती है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 इक्वल टू c1। और सेकंड इक्वेशन के लिए अगर ले लें हम तो a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। यह हमारी पहली इक्वेशन के लिए है और यह हमारी सेकंड इक्वेशन के लिए है। इन स्टैंडर्ड फॉर्म से हम इन इक्वेशन का कंपैरिजन करके a1 b1 c1 की वैल्यू निकालेंगे। तो पहली इक्वेशन हम लिखते हैं, पहली इक्वेशन है हमारी x माइनस 2y इक्वल टू 0 और सेकंड है हमारे पास 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। यह हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, यह हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है। हमने दोनों इक्वेशन यहाँ पर रख ली। अब हम क्या करते हैं, इनसे तुलना करते हैं। तुलना से अर्थ है कि इसके अंदर हमें a1 की, b1 की और c1 की, a2 b2 और c2 की दूसरी इक्वेशन से लेकर हमें वैल्यू फाइंड करना है और फिर हम उसका रेशो तैयार करेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको क्लियर कर दें कि ए बी और सी क्या है, ए बी एंड सी हमारे यहाँ पर रियल नंबर से है। ए बी और सी यहाँ पर रियल नंबर से, मतलब यह भी एक रियल नंबर, यह भी रियल, यह भी रियल, यह भी रियल और यह भी रियल। यहाँ x के साथ a1 है, इसे हम कहेंगे x का कोफिशिएंट है। पिछले लेक्चर्स में हम इसे बेहतर तरीके से समझ के आ रहे हैं पॉलिनोमियल के अंदर। तो चलिए अब इसका हम कंपैरिजन करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ x के साथ में मल्टीप्लाई में देखते हैं तो क्या है। हम इस इक्वेशन को आपको थोड़ा सा और गाइड कर दूं मैं। पहले इक्वेशन को आप कुछ इस प्रकार से भी देख सकते हैं। आप 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस माइनस 2y इक्वल टू 0, यह इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहाँ पर x के मल्टीप्लाई में 1 है और y के मल्टीप्लाई में -2 है। यह गलती आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि माइनस अलग ही देखा जाएगा। -2 एक रियल नंबर है, आप इस प्रकार से इसे देखेंगे। और यहाँ प्लस के साथ प्लस का ही कंपैरिजन होगा और y के साथ y। तो यहाँ पर आप देखिए इस इक्वेशन में तो आपको a1 की पोजीशन पर 1 दिख रहा है और b1 की पोजीशन के लिए -2 दिख रहा है, बाकी सब एज इट इज है और c1 के लिए 0 दिख रहा है। सिर्फ आप इतना देखिए। इस हिसाब से आप अगर यहाँ पर कंपेयर करके लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 को हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन नंबर 1 से, तो आप देखेंगे कि a1 इक्वल टू क्या आता है, a1 इक्वल टू आता है 1, b1 इक्वल टू क्या प्राप्त होता है -2 और c1 इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलता है 0। इसी टाइप से a2 की वैल्यू निकालते हैं तो हमें मिल जाती है 3, b2 की वैल्यू निकालते हैं तो मिल जाती है 4 और c2 की वैल्यू निकालते हैं तो मिल जाती है 20। अब हम इसे क्लियर कर देते हैं यहाँ से। ये हमारा बेसिक था थोड़ा सा। अब हम a1, b1, c1, a2, b2, c2 तीनों की वैल्यू निकाल चुके हैं। 3 और 3 6 की वैल्यू आ चुकी है। अब हम a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2 का रेशो निकालते हैं। हम निकालते हैं a1 अपान a2। a1 अपान a2 की वैल्यू निकाली तो a1 अपान a2 का रेशो निकाला तो 1 अपान 3। a1 की वैल्यू 1 है और a2 की 3 है, तो हमें रेशो आ चुका है 1 अपान 3। फिर हम b1 अपान b2 का रेशो निकालते हैं, b1 अपान b2, यहाँ -2 अपान 4
और आगे इसे बढ़ाकर लिखें तो -1/2 भी इसे लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। इसके बाद C1/C2, C1/C2 को अगर देखें तो 0/20 है, यहाँ पर 0/20 है, ठीक है। तो यहाँ पर A1/A2 1/3, B1/B2 -1/2 और C1/C2 अगर देखें तो 0/20 है। अब हमें इन तीनों का रेशो निकालने के बाद हम इसे चेक करेंगे। चेक क्या करेंगे, हम इसके कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन, हमें यहाँ पर क्या A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, इस प्रकार से आप लिखेंगे। आप इनकी वैल्यू को थोड़ी देर के लिए लिख लीजिए। यह आपका 1/3 है, समझने में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी इसे लिखने के बाद। 1/2 है और 0/20 है। अगर इसकी वैल्यू हम लिखें A1/A2 को तो 1/3, B1/B2 की -1/2 और C1/C2 की 0/20। अब आप देखिए कौन किसके इक्वल है। क्या A1/A2 का रेशो B1/B2 के रेशो के इक्वल है? तो हम देख पा रहे हैं कि यह रेशो इक्वल नहीं है, तो यह भी इक्वल नहीं है, लिख देंगे। यहाँ पर -1/2 क्या 0/20 के इक्वल है? तो नहीं है, यह भी इक्वल नहीं है, तो यह भी इक्वल नहीं है। कुल मिलाकर इन तीनों के रेशो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के रेशो आपस में इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं ये आपको याद रखना है। ये आपके टेबल के अंदर भी दिया गया है। इस कंडीशन में क्या क्या बातें हो सकती है, इस कंडीशन को हम दो प्रकार से देखते हैं। दो प्रकार से आप इसे याद रखेंगे। इन कंडीशन को क्या दो प्रकार की बातें हैं। सबसे पहली कंडीशन की इस प्रकार की अगर स्थिति निर्मित होती है कि A1/A2 का रेशो B1/B2 के रेशो से इक्वल नहीं है और C1/C2 के रेशो से भी इक्वल नहीं है, तब उस परिस्थिति में आपके ग्राफ पेपर के ऊपर लाइनें कैसी बनेगी? आपको बिना ग्राफ पेपर पर जाए ही पता हो चल जाएगा कि यहीं से पता चल जाएगा कि लाइनें कैसी बनेगी। इस पर जो लाइनें बनेगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। कौन से बनेगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी। यहां पर मैंने लिख दिया इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी। अब सेकंड कंडीशन आपको यह पता करना है कि यह इंटरसेक्टिंग लाइन तो बन गई। अब इंटरसेक्टिंग जब लाइनें बनती है तब सॉल्यूशन कैसा होता है? जब हमारा सॉल्यूशन होता है ओनली वन सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होगा? ओनली वन सॉल्यूशन होगा। और लाइनें कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। तो आप इस इक्वेशन को देखकर पता कर सकते हैं कि आपको ग्राफ पेपर के ऊपर क्या मिलने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है ये, आप पूरा देखते रहिए बिना स्किप किए। अभी काफी सारी ज्ञान की बातें और बाकी है। अभी मैं आपको सिर्फ इनसे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं देखने के लिए। इसका और शार्ट बताऊंगा और इसका फाइनली निचोड़ में लास्ट में बताऊंगा आपको। तो यहां पर अब हम इसे क्लियर कर देते हैं। इस प्रकार आपने दी गई इक्वेशन की सहायता से यहाँ पर पहले कंडीशन को समझ लिया। अब हम यहाँ पर दूसरी कंडीशन के लिए जाते हैं कि हमें नेक्स्ट अगर देखें तो क्या स्थिति निर्मित हो सकती है। अब हम यहाँ पे इक्वेशन बदल रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड फिर से लिख देते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया है, उसके अंदर दो इक्वेशन दिए। तो हमें दिया है 2x + 3y, 2x + 3y = 9। ये 9 हम उस तरफ ले गए क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म C1 उस तरफ है, इसलिए हम 9 को उस तरफ ले जाते हैं। तो माइनस से यह हो जाता है प्लस का। और यहाँ पर 4x + 6y = 18 हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। यह हमारी इक्वेशन नंबर 1, यह हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसका कंपैरिजन पहले का पहले से करते हैं और दूसरी का दूसरे से करते हैं। तो A1 की वैल्यू यहाँ से सीधे 2 आती है। हम यहाँ पर पेन चेंज करके लिख देते हैं, आपको ज़्यादा बेहतर दिखेगा। यहाँ से यहाँ A1 की वैल्यू आ जाती है 2, यहाँ पर आ जाती है B1 की 3, और C1 की वैल्यू आती है 9, और यहाँ पर A2 की वैल्यू है 4,
B2 की वैल्यू है 6 और C2 की वैल्यू है 18। इस प्रकार से आपको 2, 3, 9, 4, 6, 18 यहाँ पर वैल्यू मिल जाती है। अब हम इसका रेशो फाइंड करते हैं। क्या करते हैं? रेशो फाइंड करते हैं। रेशो फाइंड करते हैं तो यहाँ पर 2/4 रेशो, 2/4 को और सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2। B1/B2 की वैल्यू है 3/6, 3/6 यहाँ B1 की जगह 3 और B2 की जगह 6 रख दिया। तो इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 3 से ये 2 टाइम तो 1/2। इसके बाद C1/C2 की 9/18 और इसे सिंप्लीफाई करें तो 1/2। इस प्रकार से यह वैल्यू आपकी 1/2, 1/2 और 1/2 आ चुकी है। अब हम इसकी तुलना करते हैं, तीनों के रेशो का कंपैरिजन करते हैं। जब हम तीनों के रेशो का कंपैरिजन करते हैं तो क्या पाते हैं? 1/2, 1/2, 1/2, तीनों जगह हमें 1/2 मिलता है। इसका अर्थ है कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों एक दूसरे के इक्वल है। हम लिख सकते हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। यह हमारा आया है। इस प्रकार की कंडीशन निर्मित होती है। जब इस प्रकार की कंडीशन हमारे पास निर्मित होती है तब हम इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। क्या दो तरीके से समझ सकते हैं? हमारे इस कंडीशन को 2 टाइप्स हमें याद करने की आवश्यकता है कि यदि यह कंडीशन हमारी इक्वेशन की होती है कि हम इक्वेशन के A1 B1 C1 A2 B2 C2 फाइंड करें और इनको रेशो निकालें, A1 के B1 के C1 के, इनके जब रेशो निकालें और उनको देखें तो तीनों एक दूसरे के यदि इक्वल आते हैं, यदि तीनों एक दूसरे के इक्वल आते हैं तब उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि हमारी लाइनें ग्राफ पेपर के ऊपर कैसे बिहेवियर करेगी। वहां पर हमारी जो लाइन होगी वो इंसिडेंट लाइन होगी। कैसी लाइन होगी? कोइंसिडेंट लाइंस होगी। कैसी लाइनें होगी? कोइंसिडेंट लाइंस होगी। और जब कोइंसिडेंट लाइंस होती है तब सॉल्यूशन कैसे होते हैं? तब हमारे सॉल्यूशन होते हैं मेनी सॉल्यूशन। कैसे होते हैं? मेनी सॉल्यूशन। हमें मिलते हैं मेनी सॉल्यूशन, कई सॉल्यूशन मिलते हैं। कई सॉल्यूशन का अर्थ है हम यहाँ पर आपको दिखा दें कि ग्राफ पेपर के ऊपर आपको इस परिस्थिति में यहाँ पर लाइन मिलेगी और इस परिस्थिति में आपको ये लाइनें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हुई दिखेगी। दोनों लाइनें एक साथ चलेगी। और तीसरी कंडीशन अब हम देखते हैं तीसरी इक्वेशन की सहायता से। दो कंडीशन हम समझ चुके हैं, अब तीसरी कंडीशन क्या आती है ऐसे हम क्लियर कर देते हैं। तीसरी कंडीशन आप में भी आपको वही निकालना है। क्या निकालना है? तीसरी कंडीशन के लिए हमें इक्वेशन लिखना है और इनके रेशो फाइंड करना है। तो तीसरी कंडीशन है हमारी, उसके लिए हम तीसरी इक्वेशन लिखते हैं x + 2y इक्वल टू 4 और 2x + 4y इक्वल टू 12। अब यहाँ पर माइनस का 12 था, हम उस तरफ जाने के बाद प्लस का हो चुका है, माइनस का 4 प्लस का हो चुका है। जब हम यहाँ पर इसके वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगी, B1 के आपके 2 आ जाएगी, C1 के आपके 4 आ जाएगी, A2 के आपकी 2 आ जाएगी, B2 के आपकी 4 आ जाएगी और C2 के आपकी 12 आ जाएगी। अब हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। इसे ये है 1/2 और यह है 2/4। 2/4 को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो यह भी हो जाता है 1/2, क्योंकि 2 से 4 2 टाइम डिवाइड हो जाता है। और 4/12 को अगर देखें तो यह होता है 1/3, क्योंकि 4 से 12 3 टाइम कट जाएगा। इस प्रकार हमें यहाँ 1/2 मिलता है, यहाँ 1/2 और यहाँ पर 1/3। अब आप देखिए कि यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/3 है। क्या ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है और इनमें से कौन एक दूसरे के इक्वल है? तो हम देख पा रहे हैं कि A1/A2 की जो वैल्यू है वही B1/B2 की वैल्यू है, वही B1/B2 की वैल्यू है। और जो B1/B2 की वैल्यू है वह C1/C2 की वैल्यू नहीं है, मतलब यह दोनों इक्वल नहीं है। तो यह आपकी तीसरी कंडीशन निर्मित होती है। तो हमने यहाँ पर तीसरी कंडीशन देखी। तीसरी कंडीशन के अंदर कैसी लाइनें आपको मिलेगी? आप यदि इसे ग्राफ पेपर के ऊपर देखेंगे, हमने तीनों के लिए ग्राफ पेपर बनाए हैं। पिछले लेक्चर्स में हम तीनों ग्राफ पेपर को बेहतर तरीके से बनाकर समझ कर आए हैं और इन लाइंस को मैंने बनाकर वहाँ पर दिखाया आपको। आप चाहे तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर तीसरी कंडीशन की जो लाइन है वो लाइन होगी पैरेलल लाइन। कैसी? पैरेलल
लाइंस होगी, और पैरेलल लाइंस जब होती है ग्राफ पेपर के अंदर ऊपर, तब हमें कैसा सॉल्यूशन मिलता है? तब हमें नहीं मिलता है कोई सॉल्यूशन, तो हम लिख देते हैं नो एनी सॉल्यूशन। वो लाइनें कैसी होती है? लाइनें ऐसी होती है, एक दूसरे के इक्वल बराबर से वो चलती है। जब पैरेलल लाइन होती है तो कहीं पर भी वो नहीं मिलती है, ना तो इस तरफ आगे बढ़ाएंगे तो मिलेगी, ना उस तरफ मिलेगी। जब लाइनें एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती है तब हमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलता है। और जब सॉल्यूशन नहीं मिलता है उस कंडीशन को हम कहते हैं कि ये पैरेलल लाइन से। उस कंडीशन में हम इसको इस प्रकार से रेशो को देख सकते हैं कि A1/A2 B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा, तब ये स्थिति यहाँ पर निर्मित होगी। तो इस प्रकार से हम इस टेबल 3.1 को समझ सकते हैं। यह आपकी टेबल 3.1 की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं आपकी टेबल 3.1 है मैथमेटिक्स की। अब हम तीनों कंडीशन समझ चुके हैं, अब इसका थोड़ा सा एग्जाक्ट रूप समझते हैं कि इसका यूज कैसे किया जाता है। सब हमने अभी देख लिया कि इस प्रकार से इसे देखा जाता, चलिए हम सीख गए। अब हमें इसका मैथमेटिक्स में यूज क्या है, इस सीखने का फायदा क्या है। इस सीखने के फायदे पर आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं जो अब आपको बताने जा रहा हूँ उस पैटर्न के ऊपर ही आते हैं। तो चलिए इसे यहाँ से क्लियर करके आपको मैं ले चलता हूँ क्वेश्चन की, और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आपको इक्वेशन के पेयर दिए होंगे, मतलब इक्वेशन नंबर 1 होगी और इक्वेशन नंबर 2 होगी। इक्वेशन नंबर 1 और 2 आपको दी गई होगी क्वेश्चन में, और कहा जाएगा कि आप इस इक्वेशन को देखकर यह डिसाइड कीजिए कि क्या इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। यदि सॉल्यूशन होगा तो आप उसे सॉल्व कीजिए और एक्स और वाई की वैल्यू भी फाइंड कीजिए, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कीजिए। नंबर 1 कंडीशन ऐसा सवाल आपका हो सकता है। तो आपको इसे देखकर पता करना है, आपको इसे देखकर पता करना है कि इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू निकाल लेंगे। वैल्यू निकालने के बाद आप देखेंगे, क्या देखेंगे? पहली कंडीशन, क्या A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है। अगर आपका A1/A2 B1/B2 के नॉट इक्वल टू हो जाता है, यहीं पर नॉट इक्वल टू हो गया, स्टार्टिंग में आपने देखा और वैसे ही देखा कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो इस कंडीशन में आप तुरंत रुक जाएंगे। आप तुरंत रुक जाएंगे और कह देंगे कि इसका 1 सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? इसका कोई भी एक सॉल्यूशन है। और जब इसका सॉल्यूशन है तो हम हमारी मेथड को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर यहीं पर गलती हो गई तो आपके 15 मिनट पानी में गए एग्जाम में, क्योंकि आप यहाँ पर अगर देखकर गलती कर देंगे या नहीं देखेंगे और सॉल्यूशन पहले चालू कर देंगे उसे करना, तो समझ लीजिए कि आप उस सवाल को करते रहिए, 1 घंटा आधा घंटा परेशान होते रहिए, उसका कोई सॉल्यूशन आना ही नहीं है। क्योंकि अगर इस कंडीशन में है तो ही वो आगे बढ़ेगा सवाल और वो सॉल्व होगा, अदरवाइज वो सवाल उलझ के रह जाएगा। सेकंड परिस्थिति यह निर्मित हो सकती है कि A1/A2 इक्वल टू हो B1/B2, और फिर जब दोनों इक्वल हो गए आगे बढ़ेंगे हम C1 के लिए। तब हमने देखा कि नॉट इक्वल टू C1/C2 हो गया, इस कंडीशन ऐसी बन गई। तो इस कंडीशन में क्या होगा? यह कंडीशन कहाँ मैच हो रही? इस प्रकार की हो रही। तब हम कह सकते हैं कि इसका नो एनी सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, और आपकी बात यहीं पर छूट जाएगी, बात यहीं पर खत्म हो जाएगी, इसको आगे सॉल्व नहीं करना है। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 हो, और बाद में हमने देखा तो C1/C2 भी इसके इक्वल आ जाता है। तो इस परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि इसके मेनी सॉल्यूशन होंगे। कैसे सॉल्यूशन होंगे? मेनी सॉल्यूशन होंगे, और मेनी सॉल्यूशन की स्थिति में भी इसे हम हल नहीं करते हैं, सॉल्व नहीं करते हैं। तो आपको एक टाइप का मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दिखाया कि इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है और उसमें आपको 3 कंडीशन निर्मित हो सकती है। तीनों कंडीशन में आपको इस कंडीशन में आगे बढ़ना है और इस कंडीशन में दोनों में यहीं पर रुक जाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2
इससे भी ज़्यादा IMP आता है। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो इससे भी महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है वो इनके ऊपर है कि आपको कोई के दिया होगा, उस के की वैल्यू फाइंड कीजिए। यहाँ पर आपको इक्वेशन में कहीं पर के लगा दिया, यहाँ पर के लगा दिया और कह दिया कि यहाँ पर आप के की वैल्यू फाइंड कीजिए। और किस कंडीशन में के की वैल्यू फाइंड करना है? जबकि उसका सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशन हो। जब उसका सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशन है, उस कंडीशन में आपको के की वैल्यू फाइंड करना है। या उस कंडीशन में करना जब उसका कोई वन सॉल्यूशन हो, तो आपको उस क्वेश्चन को इस हिसाब से डिजाइन पूरा का पूरा बनाना होगा। इस आपके रेशो वाली जो इक्वेशन है, वैसी रेशो वाली इक्वेशन देना होगी और इसके अंदर के की वैल्यू पुट करके। सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो इन 3 परिस्थितियों के ऊपर ही पूछा जाता है। इसलिए आपके स्टार्टिंग में मैंने कहा कि आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए, बिना स्किप के देखिए। और यदि आपने अभी भी स्किप कर लिया है तो आप पीछे जाकर पूरे लेक्चर को फिर से अटेंड करके आइए, क्योंकि यहाँ पर आपसे चूक हो गई तो आप पूरे लेक्चर के अंदर भटकते रहें, पूरे एक्सरसाइज में भटकते रहेंगे, आपको सारी एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी और यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं। ये हमारा नंबरिंग लेक्चर है। हम स्टार्टिंग में कह चुके हैं कि कम से कम 4 से 5 नंबर कवर करने वाला आपका लेक्चर रहने वाला है और हर एग्जाम में आपको यहाँ से कुछ ना कुछ पूछा जाता है। चाहे आप 10th के बाद भी किसी कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से हम सॉल्यूशन देख सकते हैं और इन तीनों सॉल्यूशन के लिए एक एक लाइनें भी बनी है। हम देख चुके हैं कि वे लाइनें क्या थी। हम इंटरसेक्ट लाइन ओनली वन सॉल्यूशन के लिए, कोइंसिडेंट लाइन मेनी सॉल्यूशन के लिए और यहाँ पर पैरेलल लाइंस जो होती है नो एनी सॉल्यूशन के लिए होती है। तो इस प्रकार सॉल्यूशन और लाइन, इक्वेशन, क्वेश्चन सभी चीज़ हम यहाँ पर समझ चुके हैं। आई होप कि आपको यह लेक्चर बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। इसका पूरा बेसिक आप समझ चुके होंगे। यदि आप मेरे चैनल के साथ नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, मुझसे पहली बार इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो डीपी ट्यूटोरियल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और आप बिना स्किप किए लगातार मैथमेटिक्स के क्लासेस अटेंड करते रहिए। हम आपको मैथमेटिक्स में बिल्ड करने का वादा आपसे करते हैं। थैंक यू वेरी मच।